सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ सक्षम प्रेजेंट हैं और सक्षम का प्लेसमेंट एल&टी में हुआ है। तो आज हम सक्षम से जानेंगे कि क्या प्रोसेस होता है एल&टी का, कितने राउंड्स कंडक्ट कराती है और साथ ही साथ और भी चीज़ें जानेंगे कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है क्वेश्चन का। ये सारी बातें एक एक करके हम सक्षम से करेंगे। तो सक्षम, पहले आप अपने बारे में बताइए। Hello everyone, my name is Saksham Singh. I am currently pursuing my undergraduation in civil engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur, and I recently got placed in L&T, Larsen & Toubro. ओके सक्षम, जैसा आपने बताया कि आप एल&टी में प्लेस्ड हैं, तो आपका पैकेज कितना था और किस रोल के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं? तो एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट डिसाइडेड कि हमारा रोल क्या है, लेकिन जो लेटर ऑफ इंटेंट हमें मिला है उसमें दो ऑप्शन है। तो पहला तो है कि एज अ फील्ड इंजीनियर या फिर फील्ड पे आप वर्क करते हैं तो दे विल ऑफर 6,57,000 पर एनम, और जो दूसरा ऑप्शन दे आर गिविंग दैट इज़ ऑफिस वर्क। तो ऑफिस वर्क के लिए दे आर प्रोवाइडिंग 6 लाख। तो दोज हु आर न्यू, उनको नहीं पता कि दोनों चीज़ क्या हैं। तो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, तो जैसे कि आपको कोई हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना हुआ, तो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ रिलेटेड विद द ऑफिस वर्क। तो उसके लिए दे आर प्रोवाइडिंग 6 लाख। लेकिन एक बार उसकी डिज़ाइनिंग हो गई, उसको फील्ड में फिर एग्जीक्यूट करना हुआ, तो उसके लिए फील्ड वर्क चाहिए, फील्ड टीम चाहिए। तो फील्ड टीम पे अगर आप जाते हैं तो दे विल गिव यू 6,57,000 पर एनम। ओके भाई, तो मुझे लगता है जो भी डाउट होगा पैकेज से रिलेटेड सबका क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है एल&टी की फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच? इसके बारे में एक बार डिटेल में बताइए। तो देयर वर 3 से 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही थी कि आपके 10th-12th में मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। फिर सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो था कि अब तक के जितने भी आपके सेमेस्टर हो चुके हैं उनका क्यूमुलेटिव ग्रेड आपका 7.5 मिनिमम होना चाहिए। और जो थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, जो मुझे नहीं पता था लेकिन आफ्टर टॉकिंग टू माय बैचमेट्स मुझे जानने को मिला, वो ये था कि एक एज बाउंडेशन का भी क्राइटेरिया था। तो दोज हु आर एक्सीडिंग 24 years, they were not allowed to appear for the, they were not allowed to sit for the placement. ये 3 क्राइटेरिया जो थी, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि एनी कैंडिडेट हु इज़ गोइंग टू सिट फॉर द प्लेसमेंट शुड नॉट हैव एनी एक्टिव और पैसिव बैक। तो एक्टिव बैक क्या है कि इफ़ यू आर एक्टिव बैक क्या है, जैसे कि अगर आप 7 सेमेस्टर में आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो उस सेमेस्टर में आपकी कोई भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होनी चाहिए। और पैसिव बैक होता है कि अगर आप 7 सेमेस्टर में प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपके जो भी प्रीवियस सेमेस्टर हैं उनमें से सारे सब्जेक्ट्स में आप पास होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। तो दीज वर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। ओके भाई, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जो भी डाउट्स होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड वो सब क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं राउंड्स के बारे में, कितने राउंड्स होते हैं और हर राउंड में क्या क्या होता है। तो एक बार कितने राउंड्स होते हैं इसके बारे में डिटेल में बता दूँ। तो जो पहला राउंड होता था वो हुआ था, दैट वाज कि ऑन द बेसिस ऑफ रेज्यूमे उन्होंने स्क्रीन ऑफ कर दिया था जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। दिस वाज द फर्स्ट राउंड। देन सेकंड राउंड वाज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसमें MCQ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आए थे। तो एक वो सेकंड राउंड था। उसके बाद देयर वाज थर्ड राउंड विच वाज पर्सनल इंटरव्यू विद द HR एंड द टेक्निकल टीम। सो दीज वर द राउंड्स। ओके, तो जैसा आपने बताया कि जो फर्स्ट राउंड होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, और तो रेज्यूमे में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें मेंशन करना चाहिए इसके बारे में एक बार डिटेल में बता दो। तो कोर ब्रांचेस के लिए तो रेज्यूमे आई थिंक उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन एक अच्छा रेज्यूमे भी इम्पैक्टफुल रहता है। तो जो भी चीज़ें आपके पास ओरिजिनल हैं ज़्यादा उसमें भी शोकेस नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास अचीवमेंट्स हैं उन्हीं को डालना चाहिए। और साथ ही साथ कोर के लिए, अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं बात करूं, तो अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो देयर आर 3-4 सॉफ्टवेयर जिसमें आपको अच्छा अगर हाथ सेट है तो वो आई थिंक आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। और वो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे स्टार्ट प्रो हो गया, रिवेट हो गया, ऑटोकैड 2D हो गया, ऑटोकैड 3D हो गया। अगर आप इन पे एक सर्टिफाइड
सर्टिफाइड साइट से आपके पास इनके पास सर्टिफिकेट है तो आप रिज्यूमे में ज़रूर मेंशन करें, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रोल प्ले करेगा आपके रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में। या फिर इन फ्यूचर अगर वेरिएशन आते हैं कि आप बाहर हो सकते हैं, आप ऑन द वर्ज ऑफ लाइन हैं, तो फिर आपको ज़रूर सेलेक्ट किया जाएगा इसको देख के। ओके, तो मुझे यहाँ पे लगता है जो भी रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग से रिलेटेड डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं अगला राउंड के बारे में, जो है आपका CBT टेस्ट। तो CBT टेस्ट का क्या प्रोसेस होता है और उसमें क्या मतलब वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, ये सारी बातें सक्षम एक बार एक्सप्लेन करो। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था वो हम लोग को इन्फॉर्म किया गया था कि वो हमारे कॉलेज कैंपस में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एक डिसाइडेड वेन्यू था, वहाँ पे हमें विद इन टाइम स्लॉट हमें पहुँचना था, और एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, 130 क्वेश्चंस थे शायद, और उनको 130 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में कंप्लीट करने थे। और बाकी हम लोग को अपना पर्सनल लैपटॉप लेके जाना था, तो उसी पे एक लिंक प्रोवाइड करे थे वो लोग, और उसी लिंक को एक्सेस करके हम लोग को वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना था। तो सक्षम, अब हम बात करते हैं थर्ड राउंड के बारे में, जो कि फाइनल इंटरव्यू है। तो उसका क्या प्रोसेस था और क्या क्या बातें हमें इंटरव्यू में जाने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, और इंटरव्यू के टाइम क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, इसके बारे में एक बार डिटेल में बता दो। तो जो बेसिकली फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट आए थे, दैट वाज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उनमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनको एक पर्टिकुलर टाइम और डेट अलॉट कर दिया गया था, और उनको बोला गया था कि आप इस लिंक के थ्रू आप उस स्पेसिफिक टाइम पे आप ज्वाइन कर लें। तो आप जहाँ से भी कंफर्टेबल फील करते हैं, ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होना था, तो आप जहाँ से भी कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ से आप अपना इंटरव्यू दे सकते थे। कुछ चीज़ें जो इंटरव्यू के लिए ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा मेसी नहीं होना चाहिए। एक डिसेंट अच्छा बैकग्राउंड अगर सिंगल कलर में है तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्टफुल रहेगा। साथ ही साथ आपका जो अपीयरेंस है, तो अपीयरेंस में आपके बियर्ड वगैरह अगर क्लीन शेव हो सकती हैं तो वो है। साथ ही साथ शॉर्ट हेयर एक अच्छा इम्पैक्टफुल रहेगा। और कुछ चीज़ें जैसे कि आप अवॉइड करना चाहिए, जैसे बहुत एक्सेसिव हैंड मूवमेंट, या फिर अगर आपका लैपटॉप आप टेबल पे लीन करके आंसर्स को सुन रहे हैं, आंसर्स को दे रहे हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक अच्छे इंटरव्यू की तरफ बेसिकली ऐड ऑन करते हैं ये सारे एलिमेंट्स। ओके सक्षम, तो अब बात करते हैं कि जो थर्ड राउंड फाइनल इंटरव्यू था आगे कैसे प्रोसीड हुआ, उसके बारे में बताओ। तो इंटरव्यू जो हमारा स्टार्ट हुआ, तो इंटरव्यू में जब मैंने लिंक को एक्सेस किया तो उसमें बेसिकली एक HR की टीम थी और एक टेक्निकल टीम थी। तो उसमें सबसे पहले तो मुझसे इंट्रोडक्शन मांगा गया, और इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन एम्फेसिस उन्होंने किया वो किया इंटर्नशिप पार्ट में। तो इंटर्नशिप से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। साथ ही साथ उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए जो डोमेन स्पेसिफिक थे, मेरे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से क्वेश्चंस थे। और फिर बाद में HR से इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे। ओके, तो जैसा आपने बताया कि जो इंट्रो पहले पूछा जाता है, और इंट्रो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि उसमें हम अपने स्किल्स को शोकेस करते हैं, और जो इंटरव्यू का डायरेक्शन भी उसी से हम डिसाइड हो जाता है कि क्या इंटरव्यू का डायरेक्शन रहेगा। तो इंट्रो में बेसिकली हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मेंशन करने चाहिए, इसके बारे में एक बार डिटेल में बताना। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बेसिकली कवर अप हो जानी चाहिए। जैसे आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी 10th और 12th की स्कूलिंग कहाँ से हुई है, और साथ ही साथ आपको 2 या 3 हॉबीज़ ज़रूर मेंशन करने चाहिए। और हॉबीज़ मेंशन करने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हॉबीज़ जब भी मेंशन करें तो उनके बारे में एक छोटा सा 5 मिनट का 10 मिनट का केस स्टडी नेट पे ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि HR अगर आप इंटरेस्टेड है आपके हॉबीज़ में या उससे इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड है तो वो आपकी हॉबीज़ पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। तो अगर आप अपने हॉबीज़ के बारे में ही नहीं बता पाएंगे तो दैट विल लीव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप अपने हॉबीज़ जो भी मेंशन करें उनके बारे में अच्छे से केस स्टडी करके वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
ओके सक्षम, तो मुझे यहाँ पे लगता है जो भी डाउट होगा इंट्रो से रिलेटेड सबका वो क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं इंटर्नशिप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के दौरान। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में एक बार डिटेल में बता दो कि किस किस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो इंटर्नशिप से भी मुझसे तो काफ़ी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इंटर्नशिप से क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से कर रहे हैं और आप किसके अंडर पे कर रहे हैं। तो नाम उनका भी पता होना चाहिए, जैसे आप जिस भी असिस्टेंट इंजीनियर या एक्ससीएन के अंडर पे कर रहे हैं उनका नाम ज़रूर पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अभी तक जो मैंने थियोरेटिकल नॉलेज ली है 3 सालों में कॉलेज लाइफ में, और जो मैंने फील्ड में एक्सपीरियंस किया वो कितना ज़्यादा डिफरेंट है उनके लेवल में, तो एप्लीकेबल हैं कि नहीं हैं, और एप्लीकेबल है तो कितने परसेंटेज तक एप्लीकेबल है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। साथ ही साथ कुछ और इंटर्नशिप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि आपने क्या सीखा और आप इंटर्नशिप के दौरान कितने दिन आपने इंटर्नशिप कितने दिनों की है और कितने दिन आप वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट रहे हैं। दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटर्नशिप। ओके सक्षम, तो यहाँ पे मुझे लगता है जो भी डाउट्स हो गए आपके इंटर्नशिप से रिलेटेड वो सब क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट से क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर, इसके बारे में एक बार डिटेल में बता दूँ। तो लकीली जब मैं प्लेसमेंट के लिए बैठा तो हमारा प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो प्रोजेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए। लेकिन इन केस अगर आपका प्रोजेक्ट हो चुका है या स्टार्ट कर दिया आपने और कुछ परसेंट आपने कंप्लीट किया है, तो आप प्रोजेक्ट को ज़रूर मेंशन करें और प्रोजेक्ट से भी एक्सपेक्टेड ये रखें कि प्रोजेक्ट से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इन फ्यूचर अगर आप गेट के थ्रू एमटेक वगैरह के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आप ईएससी के इंटरव्यूज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ प्रोजेक्ट से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो प्रोजेक्ट वाला पार्ट अगर आपने कर लिया है तो उसको अच्छे से तैयार करें, एक बार रिवीजन, उसका थरो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे लगता है जो भी आपके डाउट्स होंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप इसे मेंशन कर रहे हैं रेज्यूमे में, और बेसिकली ये एक बहुत ही गुड पॉइंट है कि क्वेश्चन जो हैं आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो प्रोजेक्ट होता है वो आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आप इजीली दे पाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर आप प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हैं तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं हम कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं सिविल ब्रांच के स्पेसिफिकली वो क्या क्या पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, उसके बारे में सक्षम एक बार डिटेल में बता दूँ। तो बेसिकली जो टेक्निकल राउंड था मेरा, वो कुछ ऐसे टॉपिक एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर आल्सो कि जो वेटेज वाले सब्जेक्ट थे उन्हीं से स्टार्ट हुआ एज एक्सपेक्टेड। तो बीएमसी और आरसीसी से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। इसमें भी बीएमसी में और स्ट्रक्चर में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और स्ट्रक्चर में जैसे कि एक शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है इंटरव्यूअर्स का, तो यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटी डिटेल्स हमेशा मतलब कभी कभी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि हम हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो स्टील की डेंसिटी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं रहता, तो वो मुझसे पूछ लिया गया था, हालांकि मुझे याद था तो मैंने बता दिया था। तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं तो ज़रूर उनको ध्यान में रखें। साथ ही साथ एक चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आप उसका आंसर नहीं जानते हैं तो आप उस बातों को मतलब उस पे बातें घुमाएं ना, क्योंकि वो इंटरव्यूअर है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो ईज़िली कैच कर लेगा कि आपको पता है कि नहीं। आप सीधे सीधे वहाँ पे डिनाई कर सकते हैं कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस, या फिर अगर आप श्योर नहीं है तो आप ये बोल के ट्राई कर सकते हैं कि सर आई वांट टू ट्राई दिस, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई वांट टू ट्राई दिस। तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो ये क्लियरली इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि हाँ, इसे पता नहीं है लेकिन फिर भी ऑनेस्टी के साथ अपना आंसर दे रहा है। ओके सक्षम, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जो भी डाउट्स होंगे टेक्निकल क्वेश्चन से रिलेटेड सबके वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं हम फाइनली एचआर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट्स आते हैं उसके बारे में, और तो क्या क्या एचआर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में एक बार डिटेल में बता दूँ।
तो बेसिकली जब मेरा टेक्निकल असेसमेंट हो रहा था, टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा था, तो एचआर वाज देयर और वो सारी चीज़ों का आई थिंक जज कर रहा था, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी फ्लुएंसी वगैरह। और फिर लास्ट में मुझसे तो कुछ पर्सनल इंटरेक्शन हुआ नहीं एचआर से, लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर यू गेट सेलेक्टेड और वो कंट्री के किसी भी पार्ट में आपको एम्प्लॉय कर दें, तो विल दैट बी ओके फॉर मी और नॉट, मतलब कंडीशंस वगैरह चेंज होंगी, इन्वायरमेंटल कंडीशन वगैरह, तो डिफ़िकल्टीज़ फेस करने में तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमने आपको हायर कर लिया और फिर आप कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। साथ ही साथ अगर एचआर के क्वेश्चंस, अगर प्रिपरेशन की बात करूँ, कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है एचआर राउंड के लिए, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं और किसी एक्सपीरियंस से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। साथ ही साथ नेट वगैरह में बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना आंसर खुद का फ्रेम करके एक पहले से तैयार कर सकते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि यार जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली आपको जज करना चाहते हैं कि भाई आप कंपनी में टिकोगे कि नहीं। मतलब बेसिकली आप ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी, और ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत ज्वाइन तो कर लिए और फिर तुरंत छोड़ देंगे, या फिर आपका ऐसा फैमिली कंडीशन है कि आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी बातें आपको जज किया जाता है उस एचआर क्वेश्चंस द्वारा। तो इसमें बेसिकली हमें पॉजिटिव रहना है और कुछ भी ऐसा हमें हिंट नहीं देना है इंटरव्यूअर को कि हम काम पे मतलब फोकस नहीं कर पाएंगे या फिर बेसिकली हम टाइम नहीं दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें नहीं शो करनी है। बेसिकली हमें शो करना है कि हम पूरी तरह से हम हार्ड वर्किंग हैं और हम पूरी तरह से फोकस करेंगे काम पे, कंपनी में हम ग्रो करेंगे। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हैं एचआर से रिलेटेड। अब फाइनली हम सक्षम एक मैसेज चाहते हैं जूनियर्स को, जो मोटिवेट करे मैसेज, वो आप क्या कहना चाहेंगे जूनियर्स से, उसके बारे में बताइए। तो जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो तो यही है कि यार जितने भी जूनियर्स हैं, अगर वो कॉलेज के इनिशियल फेज़ में, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो मैं तो ये बोलूँगा कि कॉलेज लाइफ यार एक ऐसी लाइफ है जो दोबारा नहीं मिलेगी। तो उसको खुल के मतलब एंजॉय करो, मेमोरीज़ बनाओ, मेमोरीज़ कलेक्ट करो। लेकिन जो मेन मोटिव है जिसके लिए हम कॉलेज आते हैं वो नहीं भूलना है। तो इनिशियल फेजेस में जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आप एक घंटे 2 घंटे डेली देते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, दैट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। और कुछ सब्जेक्ट पकड़ लें आप इनिशियल फेजेस में, जैसे मैथ्स हो गया, तो इन सब सब्जेक्ट को पकड़ के रखें आप, इनको अच्छे से इन पे ग्रिप रखें, बाकी और ज़्यादा पढ़ना नहीं है। और बाद में लेकिन अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आते हैं तो फिर आपको बेसिकली आपको भी पता है कि आजकल कितना कंपटीशन हो गया है और इंजीनियरिंग को वैसे भी कितना बदनाम किया जा रहा है। तो आपको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा स्टडी आवर्स निकालने पड़ेंगे ताकि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आप अपियर होते हो या फिर अगर आप ऐसे प्लेसमेंट्स में बैठते हो तो आप एक ही बार में सारी चीज़ों को क्लियर कर ले जाओ। तो इससे होगा क्या बेसिकली कि आपके पेरेंट्स के चेहरे पे जो आप स्माइल एक्सपेक्ट करते हैं कॉलेज लाइफ ख़त्म करने के बाद, वो बहुत कम टाइम के अंदर आपको मिल जाएगी, देखने को मिलेगी। वो बहुत खुश होंगे कि हाँ ज़्यादा टाइम बच्चे ने नहीं लिया और तुरंत कहीं प्लेस्ड हो गया या फिर वेल सेटल्ड हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी है आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए, साथ ही साथ आप पढ़ाई पे कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करिए, डेली 1-2 घंटे पढ़ते रहिए। और थर्ड ईयर फाइनल ईयर में तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो गाइस, यहीं पे हम इस इंटरव्यू सेशन को एंड करते हैं और थैंक यू सक्षम फॉर गिविंग गाइडेंस टू द जूनियर्स। और ऐसे ही और भी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे आपके लिए जो आपको ऐसे ही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सो फॉर सच मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।